आज हम दूसरे चैप्टर आंकड़ों का संकलन का फोर्थ पार्ट करेंगे शुरू। तीसरे पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति एंड पर्सनल इंटरव्यूज और टेलीफोनिक इंटरव्यूज, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी, इनकी गुण, इनके अवगुण। आज हम उससे आगे चलते हुए फोर्थ पार्ट के अंदर शुरू करेंगे प्रश्नावली व अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रह, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर एंड स्केड्यूल्स। तो ये विधि, जैसा कि नाम दिया गया है, प्रश्नावली और अनुसूचियां। हम प्रश्न बनाते हैं और जो सूचना देने वाले होते हैं उनको देते हैं या उनसे उस प्रश्नावली के आधार पर पूछते हैं। तो इस विधि में अनुसंधानकर्ता उद्देश्य के आधार पर प्रश्नावली तैयार करता है और उस प्रश्नावली से ही आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। मतलब जो भी हम पूछना चाहते हैं उनकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं, उनके प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न किस प्रकार के होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ऑप्शन वाले भी हो सकते हैं और ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, जिसमें आप कुछ भी लिख सकें। हाँ ना वाले भी हो सकते हैं, पॉइंट देने वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चनियर, एक पत्र, प्रश्न पत्र जिसे हम बोलते हैं, वो तैयार किया जाता है और उनको जो सूचना देने वाले हैं उनको भेज दिया जाता है। फिर वो उसके अंदर अपना उत्तर या आंसर जो भी वो देना चाहते हैं वो देकर वो प्रश्नावली हमें वापस मिल जाती है। फिर उसके आधार पर हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं। आइए आपको मैं एक नमूना दिखाता हूँ। आपकी स्क्रीन पर जो अभी है वो एक प्रश्नावली है या क्वेश्चनियर है, उसके कुछ थोड़ा सा हिस्सा मैं दिखा पाऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी इज अ लीडर अमंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो कोई यूनिवर्सिटी है, कोई विश्वविद्यालय है जो अपने बारे में कुछ सर्वे करवा रहा है या फीडबैक ले रहा है, जिसे हम बोलते हैं प्रतिपूर्ति। तो ये जानना चाहता है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उसमें ये यूनिवर्सिटी बहुत आगे है, अग्रणी है। तो इसके 5 ऑप्शन दे रखे हैं। बहुत सहमत हैं, वेरी सेटिस्फाइड, या सहमत है, या कुछ स्तर तक सहमत है, या बिल्कुल ही असहमत है, या पूर्ण रूप से असहमत है। ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो ये ऐसी एक पूरी प्रश्नावली होती है जो सूचना देने वाले को मिल जाती है और इसमें से कोई भी सूचना वो देना चाहता है किसी एक के ऊपर टिक करके वो दे देता है और अनुसंधानकर्ता को उत्तर देने के बाद ये प्रश्नावली वापस मिल जाती है। तो ये प्रश्नावली 2 तरह की होती है, क्वेश्चनियर और स्केड्यूल। ये हम आगे देखेंगे क्या होती है। अभी आगे बढ़ते हैं। जब हम क्वेश्चनियर और शेड्यूल के तहत सूचना संग्रह करते हैं तो इसके 2 तरीके हैं, 2 विधियां हैं। पहली विधि है डाक प्रश्नावली विधि, मेलिंग क्वेश्चनियर मेथड। अगर आपको याद हो तो थर्ड पार्ट के अंदर हमने ये पॉइंट पढ़ा था। दूसरा है गणक विधि, इन्यूमरेटर्स मेथड। तो इन विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये विधियां क्या है और इनके क्या गुण और क्या अवगुण हैं। आइए स्टार्ट करते हैं डाक प्रश्नावली विधि को, अर्थात मेलिंग क्वेश्चनियर मेथड। इस विधि के अंदर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्नावली सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, पोस्ट द्वारा। तो हम डाक द्वारा भेज देते हैं, उनको मिल जाती है, फिर वो उसे भरकर अपने पास दोबारा वापस भेज देते हैं। आजकल आपने देखा होगा एसएमएस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए आपने कहीं कस्टमर केयर पे फोन किया है तो उनका पीछे से मैसेज आता है कि अगर आप सहमत है तो यस लिखकर आंसर दें, नहीं है तो नो लिखकर। ऐसी रेटिंग एसएमएस के द्वारा भी आती है। फेसबुक अगर आपने चलाकर देखा होगा, देखा नहीं तो सुना जरूर होगा, उसके ऊपर भी कई बार ऐसे सर्वे हैं वो आयोजित किए जाते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर भी आते हैं, या ऑनलाइन सर्वेक्षण बहुत ज़्यादा आयोजित किए जाते हैं। तो ये डाक प्रश्नावली विधि का एक नया तरीका आ गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है। तो हम केवल डाक के द्वारा नहीं भेजते हैं, इन तरीकों से भी जो अपनी प्रश्नावली है, जो अपने प्रश्न हैं, वो हम सूचना देने वाले के पास भेज सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी उपयुक्तता की, ये कहाँ कहाँ सुटेबल है। आप समझ ही गए होंगे, डाक द्वारा भेजनी है तो दूरी इसके अंदर कोई मायने नहीं रखती। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है व्यापक क्षेत्र हो, वास्ट एरिया, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र है,
सारे राज्य के अंदर, सारे जिले के अंदर, सारे देश के अंदर अपने को सूचना ग्रहण करनी है वहां से, तो इस विधि का इस्तेमाल हम करेंगे। दूसरा है, ये उपयुक्त है जब सूचना देने वाला जो व्यक्ति है वो शिक्षित होना चाहिए, जो रिस्पोंडेंट है वो एजुकेटेड होना चाहिए, तभी ये कारगर होगी। आपने क्वेश्चनर भेज दिया और जो व्यक्ति है उसको पढ़ना ही नहीं आता है तो वो कैसे सूचना दे पाएगा। ऐसे ही अगर आपने फेसबुक पे कोई सर्वे किया है और जो सामने रिस्पोंडेंट है उसको फेसबुक चलाना ही नहीं आता, उसको ऑनलाइन कुछ काम करना नहीं आता, तो वो सूचना नहीं दे पाएगा। तो ये वहीं सुटेबल है अगर आपका एरिया ज़्यादा है और सूचना देने वाला जो व्यक्ति है वो शिक्षित है। अब इसके गुणों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है विस्तृत क्षेत्र, जिसकी हम बात कर चुके हैं। वाइड कवरेज है इसकी, बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी है कम खर्चीली है, एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि हम डाक द्वारा ही अपने प्रश्न या अपनी प्रश्नावली भेज देते हैं, हमें खुद नहीं जाना पड़ता, समय की बचत है, आने जाने का जो खर्चा लगता है वो भी बचत है, और सूचना देने वाला आराम से सूचना दे सकता है बिना जल्दबाजी के। जब उसके पास समय होगा तो उस हिसाब से अपने को सूचना मिल जाएगी। तीसरा है मौलिक, इसके अंदर जो डाटा अपने को मिलता है, जो अपने को सूचना मिलती है वो ओरिजिनल होती है, क्योंकि सूचना देने वाला जो व्यक्ति है वो खुद ही सूचना देता है और जो प्रश्न हम पूछना चाहते हैं वही हम प्रश्नावली के अंदर डालते हैं। यानी कि कोई मिडिल मैन नहीं है हमारे लिए, कोई और व्यक्ति सूचना लेकर आ रहा है, हमने ही प्रश्नावली भेजी है, सूचना देने वाला उत्तर देगा और हमें ही प्रश्नावली वापस मिलेगी। तो ये इसके कुछ गुण हैं। अब बात आती है इसके अवगुणों की। तो सबसे पहला और बड़ा जो अवगुण है वो है उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है कि हम भेज तो देते हैं, मान लो हमारे पास आ गई, किसी ने अनुसंधानकर्ता ने कोई प्रश्नावली हमारे पास भेज दी, हमारा मन नहीं है, लेकिन आगे तो जवाब देना पड़ेगा, हम कुछ ऐसे ही यस नो या अपनी मर्जी से वैसे ही अंदाजे से लगा देते हैं, मन से उस प्रश्नावली का उत्तर नहीं देते, कई बार उसको वापस ही नहीं भेजते हैं। तो ये एक इसका अवगुण है। दूसरा है लोचशीलता का अभाव, अर्थात लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, हमने जो क्वेश्चंस डालने थे वो डाल दिए, अब कोई प्रश्न सूचना देने वाले को समझ नहीं आया, या हमें बाद में लगा कि इसने जो उत्तर दिया है उसके आधार पर कुछ और प्रश्न भी बनता था, या जो आंसर दिया गया है वो पूरा नहीं है, जो सूचना दी गई है वो पूरी नहीं है। और जब अपने को प्रश्नावली मिलती है भरने के बाद, उत्तर देने के बाद, तो किसी प्रश्न का उत्तर पढ़कर हमारे मन में आता है कि कोई और प्रश्न उठ जाता है, तो अब वो प्रश्न हम नहीं पूछ सकते क्योंकि प्रश्नावली हमारे पास वापस आ चुकी है। तो इसके अंदर लोचशीलता का अभाव है। थर्ड है, इस विधि का जो उपयोग है वो सीमित है, क्योंकि हर कोई इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकता। जो रिस्पोंडेंट है, यानी कि जो सूचना देने वाला व्यक्ति है, उसका शिक्षित होना जरूरी है, उसको पता होना चाहिए उद्देश्य क्या है अनुसंधान का, कैसे उत्तर देने हैं, कैसे सूचना देनी है। तो इसका सीमित उपयोग हो जाता है, क्योंकि हम हर किसी के पास प्रश्नावली को नहीं भेज सकते। फोर्थ पॉइंट है पक्षपात। अगर मान लीजिए जो सूचना देने वाला है उसके मन में कोई पक्षपात है किसी क्वेश्चंस के लिए, वो अपने हिसाब से कुछ गलत आंसर दे देता है, बायस्ड है वो, तो हमें सही सूचना प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि जब हम व्यक्तिगत साक्षात्कार लेते हैं, व्यक्ति जो सामने बैठकर इंटरव्यू लेते हैं, तब हम हाव भाव से पता कर सकते हैं। अगर वो कुछ छुपाने की कोशिश करता है तो हम कोई ऐसा प्रश्न पूछकर उसे पकड़ सकते हैं या सूचना निकलवा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं हो सकता। तो इसके अंदर पक्षपात की भी संभावना है और इसके अंदर शुद्धता की भी कमी होती है, क्योंकि आंसर देने वाला क्या पता उसको प्रश्न सही ना समझ आए या वो कुछ और तरीके से समझ जाए, कुछ और आंसर दे दे, तो शुद्धता की भी कमी होती है। गलत होने के कारण अपने को सही सूचना कई बार प्राप्त नहीं हो पाती। तो ये इस विधि के अवगुण हैं। अभी जो हमने पढ़ी थी वो थी डाक प्रश्नावली विधि।
प्रश्नावली विधि ही थी। अब जो हम पढ़ेंगे गणक विधि है, इन्यूमरेटर्स मेथड है। दोनों विधियों में प्रश्नावली का ही प्रयोग होता है। फर्क इतना है कि जो डाक विधि थी उसके अंदर जो प्रश्नावली है वो डाक से जाती है, और ये जो विधि है इसके अंदर प्रश्नावली को लेकर कोई व्यक्ति जाता है सूचना देने वाले के पास, और उस व्यक्ति को हम गणक कहते हैं। अब इस विधि को थोड़ा समझिए। मैं अनुसंधान करता हूं, मुझे कोई अनुसंधान करना है, मुझे कोई सूचना चाहिए। आप सूचना देने वाले हो, तो मैं किसी एक और बंदे को, किसी और व्यक्ति को ये प्रश्नावली देकर भेजता हूं, भाई जाओ और सूचनाएं इकट्ठी करके लाओ। वो प्रश्नावली लेकर वहां जाता है, आपसे सवाल पूछता है और आप उसका जवाब देते हो। भरने के बाद वो मुझे लाकर वो प्रश्नावली वापस दे देता है। तो इस विधि में डाक के द्वारा हम प्रश्नावली नहीं भेजते, हम प्रश्नावली भेजते हैं किसी व्यक्ति को लेकर। कोई व्यक्ति लेकर जाता है और उस व्यक्ति को हम गणक, परगणक या इन्यूमरेटर बोलते हैं। इस विधि का सबसे अच्छा उदाहरण है जनगणना। जनगणना जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, वो कौन करवाता है? सरकार करवाती है। और सरकार किसको भेजती है? अपने जो कर्मचारी होते हैं उनको भेजती है। तो कर्मचारी आपके पास आते हैं, आपसे डाटा या सूचनाएं लेते हैं, प्रश्नावली के अंदर भरते हैं और सरकार को वापस भेज देते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं। सरकार जब भी कोई सूचना प्राप्त करती है तो वो गणक के माध्यम से ही करती है। तो आइए इस विधि के बारे में गुण, दोष और बाकी चीजें पढ़ते हैं। अब बात आती है उपयुक्तता, यानी कि सुटेबिलिटी। ये विधि है वो किस किस अनुसंधान के लिए ज्यादा सुटेबल है, उपयुक्त है। तो ऐसा अनुसंधान जिसका एरिया जो है बहुत बड़ा हो, व्यापक क्षेत्र हो, उसके लिए ये उपयुक्त है। जब संबंधित गणक निपुण और निष्पक्ष होना चाहिए तभी ये विधि उपयुक्त होगी। अगर जो गणक मतलब जो सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, जो प्रश्नावली को लेकर सूचना देने वाले के पास जाता है, अगर वो निपुण और निष्पक्ष है तभी ये विधि उपयुक्त है। उसके बाद है गणक को अपने क्षेत्र की भाषा, रीति रिवाज का ज्ञान होना चाहिए। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो सूचना देने जाता है उसको वहाँ की भाषा आनी चाहिए, वहाँ के रीति रिवाज आदि का ज्ञान होना चाहिए। अगर ये सारी बातें हैं तो ये इस विधि का उपयोग हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस विधि के गुणों की। तो सबसे पहले गुण जो हम पढ़ चुके हैं, विस्तृत क्षेत्र। बहुत बड़ा एरिया होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम हर जगह खुद नहीं जा सकते। तो हम क्या करते हैं, गणक नियुक्त कर देते हैं जो अपनी प्रश्नावली को लेकर हर जगह चले जाते हैं। मान लीजिए एक गांव के अंदर एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया, दूसरे गांव में दूसरा व्यक्ति, तीसरे गांव में तीसरा व्यक्ति। तो हम हर गांव में नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने गणक भेज देते हैं, अपनी प्रश्नावली भेज देते हैं। दूसरा है शुद्धता, एक्यूरेसी। इसके अंदर शुद्धता की जो संभावना है वो ज्यादा रहती है। ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही शुद्ध होगी, गड़बड़ियां या गलतियां हो सकती है, लेकिन शुद्धता होती है इसके अंदर, क्योंकि प्रश्न हमारे लिखे हुए हैं, जो हम पूछना चाहते हैं वो प्रश्नावली हमने तैयार कर ली है, और गणक को केवल उन प्रश्नों को पूछकर उनका उत्तर भरना है। उसके बाद है व्यक्तिगत संपर्क। इस विधि के अंदर पर्सनल कॉन्टेक्ट होता है। हम नहीं जाते लेकिन हमारा गणक जाता है। अगर वहां पर मान लीजिए जो सूचना देने वाला कोई प्रश्न नहीं समझ आया, कोई बात नहीं समझ आई, तो गणक उसको समझा सकता है, उसके उत्तर की जांच भी कर सकता है। निष्पक्षता होती है इसके अंदर अनुसंधान करने वाले की, कि अनुसंधान जो करने वाला है उसने प्रश्नावली बना दी, उसके बाद वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि सूचना लेने कौन गया है? गणक गया है। गणक अपने हिसाब से या जो आंसर मिलेगा वो लिखेगा। अनुसंधानकर्ता उन उत्तर को या उस सूचना को बायस नहीं कर पाएगा, छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। तो ये इम्पार्शियल होती है। उसके बाद है पूर्णता। इसके अंदर सभी जो सूचना है वो हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। गणक खुद जाकर सभी प्रश्नों के उत्तर लिखता है। जब हम डाक द्वारा प्रश्नावली भेजते हैं तो हो सकता है कि 2-4 प्रश्न वो खाली छोड़ दे, सूचना देने वाला भरे ही ना, लेकिन इसके अंदर क्योंकि गणक खुद जाता है, वो भरवा लेगा, पूछकर कि आप इसका आंसर बताइए, इस सूचना में आप क्या देना चाहेंगे। इस कारण से इसके अंदर हमें
पूर्ण सूचना मिलती है। अब बात आती है डीमेरिट्स यानी कि अवगुणों की। तो सबसे पहले खर्चीली, जो ये विधि है बहुत खर्चीली है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास सूचना देने के वाले के पास गणक को खुद जाना पड़ेगा। हम नहीं जा सकते अलग बात है, लेकिन गणक तो खुद जाएगा। उसका जाने का आने का जो खर्चा है, जो एक्सपेंस है, उसका जो टाइम है, वो सब तो खर्च होगा। उसके बाद है गणकों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर्स। योग्य गणक नहीं मिलते। आपकी प्रश्नावली लेकर तो कोई भी चला जाएगा, लेकिन शिक्षित और जो अच्छी तरह बातों को समझ सके, आपकी बात समझा सके, उनसे सूचना प्राप्त कर सके, ऐसे निपुण जो गणक है, ऐसे जो न्यूमरेटर हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो ये इसका एक अवगुण है। दूसरा है टाइम कंज्यूमिंग। इस विधि में समय बहुत लगता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति से या सूचना देने वाले से स्वयं जाकर मिलना पड़ता है, तो इसके अंदर आंकड़ों के संकलन में देरी हो जाती है। उसके बाद है निजी अनुसंधान के लिए अनुपयुक्त है। ये सूटेबल नहीं है प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर मैं कोई सूचना चाहता हूँ और मुझे एक डिस्ट्रिक्ट, यानी कि मान लीजिए हम फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं और इस डिस्ट्रिक्ट में हर एक घर से मुझे सूचना प्राप्त करनी है, तो मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता कि हर एक घर के अंदर एक व्यक्ति भेज पाऊँ। तो ये अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी कंपनी है, सरकार है, अगर वो अनुसंधान करना चाहती है तो उनके लिए उपयुक्त है। निजी अनुसंधान के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है। थोड़ी सी परिभाषाएं जो आप पहले जानते हैं, बस एक बार आपको बता देता हूँ। अन्वेषणकर्ता, अनुसंधानकर्ता, इन्वेस्टिगेटर, ये एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। तो अन्वेषणकर्ता वह व्यक्ति है जो स्वतंत्र रूप से या किसी अन्य व्यक्तियों की सहायता से किसी सांख्यिकी अन्वेषण की योजना बनाता है, किसी रिसर्च की, किसी अनुसंधान की जो योजना बनाता है। मुझे कोई खोज करनी है, कोई सूचनाएं लेनी है, तो जो मैं अगर योजना मैं बना रहा हूँ तो मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं अन्वेषण करता हूँ और इस योजना को मैं संचालित भी करूँगा। गणनाकार, गणनाकार वह व्यक्ति है जो वास्तविक आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए क्षेत्र में जाता है। जो हमने भी गणक की बात की थी वो वही है। तो अगर अनुसंधान करता, यानी कि मैं अन्वेषण करता हूँ, मुझे एक रिसर्च करनी है, अगर मैं खुद ही जाकर डेटा ले रहा हूँ, सूचना ले रहा हूँ, तो अन्वेषण करता भी मैं, गणनाकार भी मैं। लेकिन जो हमने पिछली विधि पढ़ी थी उसके अनुसार अगर मैं किसी और व्यक्ति को भेजता हूँ तो गणनाकार वो व्यक्ति होगा जो सूचना लेता है। उत्तरदाता यानी कि रिस्पोंडेंट, जिस व्यक्ति से हम सूचना ले रहे हैं वो है उत्तरदाता, या सूचक भी उसको बोलते हैं, या सूचना देने वाला व्यक्ति, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये तीन व्यक्ति हमारी इस योजना के अंदर आते हैं। इनकी डेफिनेशंस मैंने आपको भी बताई। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली व अनुसूचियों का निर्माण व गुण, यानी कि जो क्वेश्चनियर एंड स्केड्यूल्स है उनको कैसे बनाते हैं, वो उनकी मेरिट्स क्या हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? क्वेश्चनियर और स्केड्यूल्स या प्रश्नावली और अनुसूची है, उनके अंदर प्रश्न ही होते हैं, बिल्कुल एक जैसे प्रश्न होते हैं। दोनों में फर्क ऐसे है कि प्रश्नावली को जो सूचना देने वाला है, जो उत्तरदाता है, वो खुद भरता है, और जो अनुसूची होती है उसे गणक द्वारा पूछकर भरा जाता है। तो बात ऐसी हुई, अगर जो प्रश्न है उनको हम डाक द्वारा भेजेंगे तो वो प्रश्नावली कहलाएगी। अगर उन्हीं प्रश्नों को कोई गणक लेकर जाता है तो वही प्रश्न अनुसूची कहलाएंगे। मैं मानता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। वही प्रश्न है, मान लीजिए कोई 10 प्रश्न लिखे हैं, उनको अगर हम डाक द्वारा भेजेंगे तो उसे हम प्रश्नावली कहेंगे। अगर उन्हीं 10 प्रश्नों को कोई गणक है, कोई गणनाकार खुद लेकर जाता है और सूचना देने वाले से पूछता है तो उसे हम अनुसूची कहेंगे। तो ये दोनों के अंदर थोड़ा सा अंतर होता है। अब हम बात करते हैं अच्छी प्रश्नावली के गुण, मतलब जो हम प्रश्न पूछने के लिए जो प्रश्न लिखेंगे उसके क्या क्या गुण है, क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या बातें उसके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली बात है प्रश्नों की कम संख्या, लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी देयर। जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर हम दे दें किसी को 50 प्रश्न भरने के लिए और बोल दे पहले प्रश्नावली भर, तो किसी का भी मन नहीं करेगा ऐसी प्रश्नावली भरने के लिए। तो प्रश्नों की संख्या है वो कम से कम होनी चाहिए। दूसरी बात है सरलता, सिंप्लिसिटी। जो प्रश्न है वो सरल होने चाहिए, जटिल या लंबे
कठिन प्रश्न नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर हमारा मन नहीं करेगा उस प्रश्नावली को भरने का। थर्ड है गणना, उसमें कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। हमने 4-5 प्रश्न ऐसे डाल दिए जिसके अंदर पेन उठाकर अपने को कैलकुलेशन करनी, जमा घटा जोड़ कुछ ऐसा करना पड़ गया, तो फिर वो प्रश्नावली अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि फ्री में सूचना भी दें और कैलकुलेशन भी आपके लिए करें। फोर्थ है प्रश्नों का उचित क्रम, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। जो प्रश्न है वो उचित क्रम में होनी चाहिए। जैसे 2 प्रश्न मैं आपको पूछता हूं कि आपको चाय कौन सी अच्छी लगती है, जो हम चाय पीते हैं वो कम दूध की, ज्यादा दूध की या ज्यादा मीठी, ऐसी चाय आपको कौन सी पसंद है। उसके बाद हम अगर प्रश्न पूछते हैं क्या आप चाय पीते हैं, तो ये प्रश्नों का उचित क्रम नहीं है, क्योंकि अगर हम पहले ही पूछ लेते कि भी आप चाय पीते हैं तो आगे वाले प्रश्न का उत्तर देना या ना देना ऑप्शनल हो जाएगा। तो प्रश्नों का जो क्रम है वो उचित होना चाहिए। उसके बाद है अनुचित प्रश्न नहीं होने चाहिए। ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जो सामने वाले को ठेस पहुंचाए। कुछ ऐसी बातें जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, मान लीजिए कोई किसी एक पार्टी का व्यक्ति है और हमने उसी पार्टी के खिलाफ कोई प्रश्न डाल दिया, तो हो सकता है उसको अच्छा ना लगे, तो ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए। आगे बात है मतभेद रहित, नॉन कंट्रोवर्शियल। ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिनके 2 या 3 उत्तर हो सकें या किसी मतभेद की संभावना हो, यस नो ज्यादा आ जाए, जिसके अंदर डिबेट हो सके, तो ऐसे प्रश्न हमें नहीं पूछना चाहिए, बचना चाहिए उनसे। उसके बाद है पूर्व परीक्षण। प्रश्नावली को जब हम भेजते हैं उससे पहले पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए। किसी 1 या 2 व्यक्तियों के पास स्वयं जाकर वो प्रश्न पूछने चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वो सभी प्रश्नों को समझ पा रहा है, सभी प्रश्नों का सही उससे उत्तर दे रहा है या नहीं दे सकता। तो ये होता है प्री टेस्टिंग। प्रश्नावली को किसी के पास भेजने से पहले हम खुद जाकर 4 या 5 जगह परीक्षण कर लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमें कोई प्रश्न गलत लगता है तो हम उसको यहीं पे बदल सकते हैं। उसके बाद है निर्देश, यानी कि इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। प्रश्नावली को भरने के लिए उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। जैसे जब आप एग्जाम देते हैं, आपने भी 10th के एग्जाम दिए होंगे, तो पहले पेज के ऊपर रोल नंबर कैसे भरना है, कौन से सर्कल डार्क करने हैं, पेपर कोड कहाँ भरना है, दिन वगैरह, ये सब सारी चीजें, इन सबकी इंस्ट्रक्शंस पिछले पेज पर लिखी होती है। तो ऐसे ही आपको निर्देश होने चाहिए कि प्रश्नावली कैसे भरनी है। सत्यता की जांच, प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए जिनसे उत्तरों की सच्चाई पता चल सके। मान लीजिए आपने कोई प्रश्न पूछ लिया कि आपको कोई सीरियल लीजिए, मान लीजिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो सीरियल आता है किसी चैनल के ऊपर, वो आपको उसमें सबसे अच्छा आप उसे देखते हैं या नहीं देखते, आपने ये प्रश्न पूछ लिया। अब उन्होंने उत्तर दे दिया कि हाँ। अब आप जानना चाहते हैं कि ये उत्तर सही है या गलत है, तो हो सकता है इसका तरीका क्या है, आप थोड़ी देर बाद एक प्रश्न और दे दे, भाई जो जेठालाल है उसके पिता का क्या नाम है। तो अगर वो देखते होंगे तो वो उसका उत्तर दे पाएंगे, नहीं देखते होंगे तो उनको नहीं पता चलेगा कि ये प्रश्न कहाँ से आया है, और आपकी जांच हो जाएगी कि उस प्रश्न का उत्तर उन्होंने सही दिया था या गलत दिया था। क्योंकि जेठालाल के पिता का नाम वही बता पाएगा जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है। जो नहीं देखता है उसे पता नहीं होगा कि जेठालाल है कौन। तो उस प्रश्न का उत्तर सत्यता की जांच नीचे वाले प्रश्न में हो सकती है। उसके बाद है सत्यता की जांच तो हमने कर ली। गोपनीयता और प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना। जो प्रश्नावली हम भेजते हैं, जो प्रश्न हम पूछते हैं, उसके अंदर हमें जो सूचना देने वाला है उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपकी जो सूचना है उसको गुप्त रखी जाएगी। जो भी आपने उत्तर दिए हैं वो किसी को भी नहीं बताए जाएंगे, और उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी कि जो ये अपनी प्रश्नावली है उसे भर कर वापस भेज दें। ये हमें 2 काम करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्नों के प्रकार व प्रकृति, मतलब जो हमारे क्वेश्चंस है वो किस टाइप के हो सकते हैं
तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके अंदर एक प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद हम उसके ऑप्शंस दे देते हैं। जो आपके छोटे क्वेश्चंस आते हैं ना ऑप्शन वाले एग्जाम में, बिल्कुल वैसे ही। तो इसके अंदर 2 तरीके होते हैं कि उनमें से कोई एक ठीक हो या उनमें से एक से ज्यादा भी ठीक हो सकते हैं। दूसरा होता है सामान्य विकल्प वाले प्रश्न। इसके अंदर हाँ या नहीं, उचित अनुचित, सही गलत, ये सब उत्तर होते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद होते हैं विशिष्ट जानकारी देने वाले क्वेश्चंस, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। इसके अंदर हम कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, जैसे कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, आपके 10th में साइंस में कितने मार्क्स आए थे, आप +1 में और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है, विशिष्ट जानकारी देने वाले प्रश्न है। इसके बाद आते हैं खुले प्रश्न यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी इनको बोलते हैं। इनके अंदर जो सूचक है या उत्तरदाता है उसको अपने मन के विचार रखने का अवसर मिलता है। जैसे कि आप देश के अंदर भ्रष्टाचार कैसे कम करेंगे, तो इसके अंदर सबके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये हमारा जो 4th पार्ट है वो खत्म होता है यहाँ पर। अभी तक जो हमने पार्ट पढ़े हैं इसके अंदर हमने प्राथमिक आंकड़ों के बारे में बात की है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे द्वितीयक आंकड़ों के बारे में, यानी कि जो सेकेंडरी डाटा है वो कैसे प्राप्त किया जाता है, क्या उसके स्रोत हैं। तो आप बुक में से भी इनको पढ़ते रहिए। कोई चीज़ नहीं समझ आती है आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं।